Hi students, how are you? Hope you are fine. So students, today I will start a new portion of English that is known as जनरल ग्रामर। तो आज से मैं आप लोगों को जनरल ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करूंगा। तो स्टूडेंट्स, जनरल ग्रामर पढ़ाने से पहले मैं सभी को बता देना चाहूँगा कि जनरल ग्रामर आज के ज़माने में, आज के मॉडर्न युग में हर व्यक्ति को जानना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो आप लोगों को जनरल ग्रामर की जानकारी ले लेनी चाहिए। अगर आपको जनरल ग्रामर की जानकारी नहीं है तो आप मेरे चैनल पे आइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको जनरल इंग्लिश काफ़ी अच्छे तरीके से सिखा दूँगा। तो स्टूडेंट्स, जनरल ग्रामर को शुरू करने से पहले इसकी कुछ बेसिक्स होती हैं जिनकी जानकारी हर व्यक्ति के पास होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपको बेसिक का पता नहीं होगा तो आप कितना भी पढ़ लेंगे लेकिन आपको ग्रामर समझ में नहीं आएगी। तो आज मैं जनरल ग्रामर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स जो होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं बारी बारी से टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, सिंथेसिस और जो भी चीज़ें ग्रामर में है, ट्रांसलेशन वगैरह, सब कुछ मैं एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं जिनका हर सेंटेंस में, हर प्रकार की ग्रामर में, हर प्रकार के इंग्लिश ग्रामर में उसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज अ सेंटेंस? तो सेंटेंस, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, a group of words which makes a complete sense or meaning is called sentence। यानी कि a group of words, not letters, मैंने बोला a group of words, शब्दों का एक समूह, which makes, जो बनाता है, एक complete sense, complete का मतलब पूर्ण, sense का मतलब भाव और meaning का मतलब अर्थ। यानी कि शब्दों का ऐसा ग्रुप हो, ऐसा समूह हो जिनसे क्या होता है, एक कंप्लीट सेंस आता हो, कंप्लीट भाव आता हो, पूर्ण भाव आता हो। दोस्तों, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि वाई दे आई मी गो, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है बट ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कर सकते हैं। तो सेंटेंस होने के लिए क्या जरूरी है कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो होना जरूरी है, साथ ही साथ उसका कोई एक सार्थक मीनिंगफुल अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो क्या होता है, सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मैं कह दूं आई टीच यू डेली, आई टीच यू डेली, यानी आई टीच यू डेली, मैं आपको रेगुलर या रोजाना पढ़ाता हूँ। तो इसका एक सेंस निकल रहा है, तो ये एक सेंटेंस है। तो ये तो बात हो गई लड़कों या स्टूडेंट्स, सेंटेंस की बात हो गई। लेकिन सेंटेंस के साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसी और चीजें होती हैं। एक और सबसे बड़ी कंफ्यूजन अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। तो लड़कों को इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कोई बताता है 4 होता है, कोई बताता है 3 होता है, कोई बताता है 5 होता है। तो एक्चुअली सेंटेंस का टाइप 3 भी होता है, 4 भी होता है और 5 भी होता है, लेकिन उनका जो बेस है वो सब अलग होता है। तो हम लोगों को सबसे जरूरी होता है सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस को जानना किस आधार पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पे। अगर संरचना के आधार पे बताया जाए तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर के बेसिस पे। लेकिन सेंटेंस 5 प्रकार के भी होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बट ये जो टाइप
ये क्या है, मीनिंग के आधार पे है, अर्थ के आधार पे है। एक और टाइप होता है कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर। तो कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे भी सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन हमको बाकी सबको नहीं जानना है। बेसिक ग्रामर में आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं इसको जानना काफी जरूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे सबको लिख दिया है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है पहले ये जान लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई सार्थक बात कही गई हो, ठीक है, जिसके अंत में फुल स्टॉप लगा हो, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब ये तो बात हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखिए। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर हमेशा इसी पैटर्न पे रहेगा। चाहे आप कोई भी टेंस पढ़ें, नरेशन पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, सॉरी पैसिव की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्टिव की बात कर रहे हैं, तो उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसी रूप में होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कभी भी अगर आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट में भी यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ी बात जाननी चाहिए कि ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं। एक आईओ मैंने लिखा है, आईओ का मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डीओ लिखा है मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट 2 मिल सकता है, या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल सकता है या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल सकता है। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर में हमको क्या लिखना चाहिए, प्लेस एंड टाइम। अभी कैसे ये होगा, कैसे इस स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आगे चल के। पहले आप लोग देख लीजिए। फिर नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस, बट हियर वी फाइंड्स वन चेंज। हमको क्या मिलता है, एक चेंज मिलता है। इसमें भी सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब। इसमें मेन वर्ब है, बट इसमें मेन वर्ब से पहले हमको क्या लगाना पड़ता है, नॉट। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, तो नकारात्मक ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं का भाव आए, जिसमें कोई काम न किया जाए, तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो नॉट है, नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हमको मेन वर्ब लगाना है। अब मेन वर्ब का कौन सा टाइप लगाना है, कौन सा फॉर्म होगा, वो टेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर हमेशा यही होगा। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, सेम वही बात, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और प्लेस और टाइम को हम हमेशा कहाँ रखते हैं, बाद में रखते हैं। और सारी चीजें होती हैं जिनको हम बाद में रखते हैं, बाकी चीजों को पहले रखते हैं। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, जिससे हमसे कि कोई प्रश्न करता है या हम किसी से प्रश्न करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं यस नो टाइप, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कर दिया है। पहले को क्या कहते हैं, यस नो टाइप। दूसरे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं WH टाइप। अब यस नो टाइप का मतलब ऐसा सेंटेंस जो हमेशा हिंदी में इसकी शुरुआत क्या से होती है, और इंग्लिश में यस नो टाइप का हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। इन सब पे अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब ये सब क्या होती हैं। तो यस नो टाइप, अच्छा हाँ एक चीज और, इसका नाम यस नो टाइप क्यों पड़ा, यस नो टाइप इसलिए पड़ा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर सिर्फ हम यस में या नो में दे सकते हैं। यस में कैसे देंगे, जैसे कोई हमसे प्रश्न पूछेगा क्या तुम रोज पढ़ाई करते हो, तो मैं बोलूंगा यस, या तो मैं बोलूंगा यस, या तो मैं क्या बोलूंगा, नो, नहीं करता हूँ। क्या तुम मार्केट में रेगुलरली जाते हो, रोज जाते हो, यस और नो। सिंपल, 2 वर्ड में हमको देना होता है उत्तर, आइदर यस और नो, या तो यस में या फिर नो में। तो इसलिए इसका नाम यस नो टाइप पड़ा। तो इसका स्ट्रक्चर हमेशा कैसा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस एंड टाइम, सेम स्ट्रक्चर। दूसरा टाइप इंट्रोगेटिव का क्या होता है, WH टाइप। इस टाइप में क्या होता है, हमको सबसे पहले क्या रखना पड़ता है, क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्न को रखना पड़ता है। जैसे मैं
इस किताब को क्यों पढ़ाता हूँ। तो इसमें प्रश्न क्या आया, क्यों। तो क्यों को हमको सबसे पहले रखना है इंग्लिश में वाई, ठीक है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेंबर, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, सेम चीज, सेम पैटर्न हमेशा चलता रहेगा। अब फाइनली हम आ जाते हैं कहाँ पे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, बस आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, सेम एज इंट्रोगेटिव बट यूज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंट क्या होता है इसमें, यानी इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में दोनों में डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट ये होता है कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं लगाते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट के बाद, यानी हाँ सब्जेक्ट है, अगर प्रश्न के साथ नहीं आ जा रहा है तो हमको सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लगाना चाहिए, नॉट लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया, आज मैंने आप लोगों को क्या बता दिया कि किसी भी सेंटेंस को किस पैटर्न में लिखा जाता है, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पूरी इंग्लिश, जितनी भी इंग्लिश है, इंग्लिश में जितने भी सेंटेंस बनेंगे ज्यादातर इन्हीं सेंटेंस पे, इन्हीं स्ट्रक्चर पे बनेंगे, एक्सेप्ट वन, एक और अलग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस का अपना अलग का स्ट्रक्चर होता है, तो उसको मैं जब इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा। फिलहाल आज के लिए तो ये हो गया। अब हम लोगों ने इतना पढ़ा, इतना पढ़ने के बाद हमारे पास दो तीन चीजें निकल कर आई हमारे सामने। पहला कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज मेन वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको पता ही नहीं कि सब्जेक्ट क्या होता है उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सब्जेक्ट क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु डज वर्क, एक व्यक्ति जो काम करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो काम करे वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। या उसकी दूसरी एक डेफिनेशन होती है, ए पर्सन प्लेस और थिंग्स अबाउट विच वी टॉक, कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई थिंग्स, यानी कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो जिनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे चाक सफेद है, चाक कैसा है, सफेद है, तो अभी मैंने बात किसकी किया, चाक की, तो यहाँ पे चाक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये तो हो गया इस परिभाषा से। एक और परिभाषा मैंने बताया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो काम करे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा कौन रहा है, मैं, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है कि सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट वह व्यक्ति होता है जो काम करता है, या फिर सब्जेक्ट उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान को कहते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। अब स्थान को कैसे सब्जेक्ट बनाएं, जैसे आप कह सकते हैं मुंबई एक अच्छा शहर है, तो यहाँ पे बात किसकी हुई, मुंबई की, तो मुंबई यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है। चलिए, अगर आप लोगों को सब्जेक्ट समझ में आ गया हो, अभी मैं एग्जांपल खुद दूंगा, फिर उसके बाद अच्छे से समझा रहा हूँ। फिर इसके बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब को हिंदी में हम लोग कहते हैं मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या होती है, सब्जेक्ट का जो काम हो, सब्जेक्ट जो काम करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया करते हैं। अब जैसे गाय चरती है, गाय चरती है, तो गाय यहाँ पे कौन सा काम कर रही है, चरने का, तो यहाँ चरना क्या हो गया, मेन वर्ब। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों को क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी पढ़ाना यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। आगे और ढेर सारा सब्जेक्ट, मैं खाना खाता हूँ, तो अभी मैं कौन काम कर रहा हूँ, खाने का, तो खाना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। प्रधानमंत्री जी हमें सलाह देते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, सलाह दिया, तो सलाह यहाँ पे क्या हो गई, सलाह हो गया हमारा मेन वर्ब। तो ये तो चीजें हो गई सब्जेक्ट और मेन वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म। अक्सर लड़के कर्म और क्रिया में, कर्म और क्रिया में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज ना होइए, क्रिया अलग चीज है और कर्म अलग चीज है। तो कर्म क्या होता है, इसका एकदम शॉर्ट में आप अगर जानिए,
कर्ता जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ क्रिया करे, कर्ता जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ क्रिया करे उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। अब कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो मैं आप लोगों को समझा दूं। जैसे मैंने अभी क्या किया, मैंने जेब से क्या किया, मोबाइल निकाला, तो मैंने निकाला तो मैं क्या हो गया, मैं तो सब्जेक्ट हो गया। मैंने काम कौन सा किया, अभी फिर से मैं कर रहा हूँ एग्जाम्पल। अब मैं सही हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जेब से मोबाइल निकाल रहा हूँ, तो मैंने निकाला तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। काम कौन सा किया, निकालने का, निकालना क्या हो गया, मेन वर्ब। अब अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब कर्ता जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ काम करे। अभी मैंने काम किया है, एक काम किया निकालने का, अब निकाला, मैंने किस चीज को निकाला, मैंने मोबाइल को निकाला, तो मोबाइल यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आगे मैंने एक और चीज बताया है कि ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, आईओ होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और स्ट्रक्चर में अक्सर ज्यादातर, हमेशा तो नहीं कर सकते लेकिन ज्यादातर हम लोग हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पहले रखते हैं, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। तो अब आइए देखते हैं हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है लड़कों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट के पास हो। कहने का मतलब कोई ऐसी वस्तु, कोई भी चीज जो सब्जेक्ट के पास उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिससे कर्ता इनडायरेक्टली क्रिया करे। अब जैसे एक एग्जांपल में फिर से वही मोबाइल का दे रहा हूं आप लोगों को। मैंने क्या किया, मोबाइल निकाला, मोबाइल मेरे पास है, तो अभी मेरे पास है, मैं सब्जेक्ट हूं, तो ये मोबाइल क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बट अगर यही मोबाइल में, यहाँ मान लीजिए एक राहुल नाम का व्यक्ति है, अगर मान लीजिए मैं यही मोबाइल किसको दे रहा हूँ, राहुल को, तो राहुल ने मोबाइल पकड़ा, यानी राहुल, मैंने क्या किया, दो लोगों के साथ काम किया। मैंने, अब आप कहेंगे या कोई भी कहेगा, मैं कहूंगा कि मैंने राहुल को मोबाइल दिया, मैंने राहुल को क्या दिया, मोबाइल दिया। तो मोबाइल मेरे पास थी, अभी मोबाइल मेरे पास थी, अब मैंने मोबाइल किसको दिया, राहुल को दिया, मोबाइल कहाँ चली गई, राहुल के पास। तो मैंने काम कितने लोगों के साथ किया, पहला तो इस मोबाइल के साथ, दूसरा राहुल के साथ। लेकिन राहुल इनडायरेक्टली मेरे सामने खड़ा है, जबकि मोबाइल डायरेक्टली मुझसे जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें मोबाइल क्या हुआ, सबसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, जबकि जो व्यक्ति राहुल होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इतने में भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। इसको मिटा दिया जाए। फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्या बताया, मैं छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब आप लोग देखिए ये स्ट्रक्चर किसका है, जहां भी फुल स्टॉप लगा रहे तो आप लोग सीधे समझ जाएंगे कि या तो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सेंटेंस में कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें नहीं शब्द कहीं नहीं आया है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो छोड़िए अफर्मेटिव की बात बाद में करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो मैंने क्या बताया कि जो काम करे, अभी काम कौन कर रहा है, यहाँ पे पहले सबसे पहला काम हम लोग देखेंगे कि काम कौन सा हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे काम हो रहा है पढ़ाने का। कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का। अब पढ़ाना तो काम हो गया, और काम को हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब, यानी इसके ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे, एमवी। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने बताया कि काम करने वाला चाहिए हमको, जो काम करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट।
तो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब आगे दो चीजें हमको मिल गई स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट मिल गया और क्या मिल गया, मेन वर्ब। अब हमारे पास बचा क्या, ऑब्जेक्ट। क्या बचा, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आपको हमेशा याद करना पड़ता है, इसको याद रखिएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए मैंने बोला कि जिसके साथ हम लोग काम करते हैं वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। देखिए हम पढ़ा तो रहे हैं, अब किसको पढ़ा रहे हैं, तो ये बात जरूरी है, यही तो है, जिसके साथ काम हो, जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ। तो मैंने यहाँ पे काम किया किनके साथ, पढ़ाने का काम किनके साथ होगा, छात्रों के साथ। तो छात्र क्या हो गए यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। बचा क्या, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या है, मैंने बताया, अब ये अंग्रेजी तो मेरे पास ही है ना, तो अंग्रेजी मेरे पास है, तो ये भी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं इसके साथ भी काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम अंग्रेजी के साथ भी कर रहा हूँ, अंग्रेजी भी कर रहा हूँ और छात्रों के साथ भी कर रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ अंग्रेजी भी क्या है, ऑब्जेक्ट, और छात्र भी क्या है, ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने अभी राहुल वाला एग्जाम्पल दिया था, तो राहुल वाले एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे छात्र के रूप में यहाँ पे कौन है, राहुल है, और मोबाइल के रूप में क्या है, यहाँ पे अंग्रेजी है। तो इस हिसाब से हम लोग समझ जाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, छात्र कहाँ होंगे, मेरे सामने होंगे, तो सामने होंगे यानी इनडायरेक्ट होंगे। तो ये क्या हो गया, आईओ हो गया, और ये अंग्रेजी क्या हो गया, डीओ हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बस अब आपको पता है कि ये टोटल क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और हम लोग क्या करेंगे, उसे इसके स्ट्रक्चर पे रखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं को अंग्रेजी में क्या लिख देंगे, आई। देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा याद करना पड़ता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अफर्मेटिव का है, और अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, इस भाग को स्किप करेंगे, सीधे कहाँ आ जाएंगे, मेन वर्ब पे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो पढ़ाने को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, टीच। तो क्या हो जाएगा, आई टीच। अब फिर बात आ गई आगे ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट है, आईओ और इनडायरेक्ट डीओ। तो मैंने बताया कि ज्यादातर क्या लिखते हैं हम लोग, ज्यादातर हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखना होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे, आई टीच स्टूडेंट्स इंग्लिश। या फिर जब भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में करते हैं, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब हम बाद में करते हैं, तो उससे पहले टू लगाते हैं। इसी सेंटेंस को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू स्टूडेंट्स। ये भी सही है, लेकिन ज्यादातर जो होता है ऑब्जेक्ट का रूल जो होता है आईओ और डीओ के अनुसार होता है। अब आगे बात और बची प्लेस और टाइम की। प्लेस और टाइम की देखते हैं हम लोग। अगर इसी में मैं इसी सेंटेंस को और आगे बढ़ा देता, आगे कैसे बढ़ा दे, मैं छात्रों को अंग्रेजी, मैं छात्रों को अंग्रेजी 3 दिन घर पे घर पर पढ़ाता हूं। ठीक है, तो अब आपको क्या मिल गया, घर पर प्लेस मिल गया, और 3 दिन क्या मिल गया, टाइम मिल गया। तो अब पूरा स्ट्रक्चर में फिर से हम लोग रखेंगे। तो बाकी चीजें तो है, आई टीच इंग्लिश टू स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले क्या लिखना है हमको, प्लेस। तो प्लेस क्या है यहाँ पे, घर पर। तो घर पर के अंग्रेजी के लिए एट होम। 3 दिन के लिए फॉर 3 डेज। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होते हैं इसी प्रकार से होते हैं, इसके अलावा कोई अलग तरीके का स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आगे आइए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को अब 2-3 एग्जाम्पल और बता दूं। जैसे अब नेगेटिव का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग।
तो निगेटिव का एग्जाम्पल जैसे मेरे पापा आजकल घर नहीं आ रहे थे, सॉरी है कर दिया जाए पहले फॉर्मेट, आ रहे हैं। देखिए तो हम लोग पहले देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, तो यहाँ पे नहीं आया तो नहीं को देखकर हमको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नहीं होता है। अब हम लोग फिर स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन होगा, तो पहले देखेंगे काम कौन सा हो रहा है, तो काम एक हो रहा है आने का, कर कौन रहा है, मेरे पापा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, मेरे पापा की इंग्लिश, तो मेरे पापा को अंग्रेजी क्या कहते हैं, माय फादर। अब सेंटेंस टेंस देखते हैं। टेंस आप लोगों को अभी जिनको पता होगा अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है अभी हम टेंस का अगला वीडियो टेंस का ही बनाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माय फादर इज नॉट कमिंग होम। अब कमिंग तक हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, पहले क्या लिखा हम लोगों ने, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दिया, नॉट के बाद क्या आया, मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन किसी के साथ काम तो हो नहीं रहा है, तो हम सीधे आ जाएंगे प्लेस पे। प्लेस क्या है यहाँ पे, घर, तो घर के लिए हम क्या लिखेंगे, माय फादर इज नॉट कमिंग एट होम, एट होम। फिर क्या बचा हमारे पास, टाइम, लास्ट में टाइम लिखना होता है, तो टाइम क्या है, आजकल, तो आजकल को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, नाउ डेज, नाउ डेज। तो ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे जो नेगेटिव में है, मैं आप लोगों को नहीं मारता हूँ, आई डू नॉट बीट यू। मोहन आजकल विद्यालय में अपनी किताबें नहीं पढ़ता है, मोहन डू नॉट रीड हिज बुक इन स्कूल। तो ऐसे ढेर सारे क्या करेंगे आप लोग एग्जाम्पल बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर पे। हालांकि स्ट्रक्चर को केवल आप याद रखिए, अभी टेंस की शुरुआत जब करेंगे तो फिर इसको बताएंगे। फिर इसके बाद आगे क्या देखें, एक इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं, दो टाइप से इंट्रोगेटिव। पहला सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव में पहला यस नो टाइप, और यस नो टाइप हमेशा किससे शुरू होता है हिंदी में, क्या से, क्या, क्या सीता जंगल में 14 साल रह चुकी है। तो क्या सीता जंगल में 14 साल रह चुकी है। तो हाँ देखिए स्टूडेंट, तो क्या सीता जंगल में 14 साल रह चुकी है। तो सीधे हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमेशा यहाँ पे आते हैं, देखते हैं मार्क कौन सा है। तो यहाँ पे इंट्रोगेशन का मार्क है, तो हम लोग जान जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो टाइप है, यस नो टाइप और डबल एस टाइप। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे देंगे, क्या सीता जंगल में 14 साल रह चुकी है, तो आप कहेंगे यस, हाँ कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, नो। तो यस या नो उत्तर आ रहा है, यानी कौन सा टाइप हुआ, यस नो टाइप हुआ। तो हम लोग यस नो टाइप के स्ट्रक्चर को अपनाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे दिया नहीं गया है, परफेक्ट टेंस है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हैज। फिर इसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक काम हो रहा है रहने का, कर कौन रहा है, सीता, तो सीता के लिए सीता, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सीता। फिर इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब कौन सा काम की सीता 14 साल रही है, तो रही है, तो रहने को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, लीव।
टेंस क्योंकि परफेक्ट है इसमें ईडी फॉर्म लगाएंगे। तो हैज सीता लिव्ड, अब रह चुकी है, हो गया। और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और किसी के साथ तो रही थी लेकिन वो व्यक्ति यहाँ पे दिया नहीं गया है तो हम लोग छोड़ देंगे। सीधे आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, प्लेस या टाइम। तो यहाँ पे दो चीजें हैं हमारे पास, देखेंगे जंगल है प्लेस और 14 साल क्या है टाइम। तो सीधे सीधे हम लोग आएंगे, मैंने बताया आपको सबसे पहले क्या लिखना है प्लेस। तो प्लेस क्या है यहाँ पे जंगल में, तो जंगल में के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। और कितने साल 14 साल, तो क्या लिखेंगे फॉर 14 years। तो स्टूडेंट्स देखा आपने किस तरीके से इस स्ट्रक्चर पे कितने आसानी से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। हमको जानना क्या है, हमको सिर्फ जानना है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में कौन है, मेन वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। मैं एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ, सब्जेक्ट वो व्यक्ति होता है, क्योंकि तीन चीज हमको हमेशा ढूंढना पड़ेगा, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमको दिया ही रहेगा या आपको याद होता है, तो हमेशा इस चीज को फॉलो करिए। तो सब्जेक्ट ऐसा व्यक्ति जो काम करे सब्जेक्ट होता है, या ऐसा व्यक्ति वस्तु या स्थान जिसके बारे में हम लोग क्या करें बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जिसके साथ काम करे, जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ, वो ऑब्जेक्ट होता है। और जो काम हम करते हैं वही हमारा क्या होता है मेन वर्ब होता है। तो ये तो कुछ ग्रामर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश जनरल ग्रामर से रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारियां थी। अब आगे मैं आप लोगों के बीच में टेंस का सब्जेक्ट लेके आऊंगा। ओके, दैट्स ऑल।